तो याद है वो 21-22 जून 2025 वाली बात? हाँ हाँ बिल्कुल। जब अमेरिका ने ईरान पर वो हवाई हमले किए थे। वही सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों पर। मतलब 1979 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी फौजी कार्रवाई सीधे ईरानी जमीन पर हुई। सही कहा, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था वो। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स और सोर्सेज हैं, उनकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हुआ क्या था असल में। बिल्कुल, क्या हुआ, कौन से हथियार इस्तेमाल हुए। हाँ, और उसका फौरन असर क्या पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हुआ क्या था। तारीख तो हमने बताई 21-22 जून 2025। हाँ, और टाइम था लोकल टाइम के हिसाब से 22 जून की सुबह करीब 2:30 बजे। अंधेरे में। हाँ बिल्कुल। और निशाने पर कौन सी जगह थी? ईरान के जो सबसे अहम परमाणु ठिकाने हैं ना, हाँ हाँ फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये 3 मुख्य टारगेट थे। बिल्कुल, ये तीनों ही उनके परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी है। फोटो तो खास तौर पर, क्योंकि वो पहाड़ के अंदर बना है। अच्छा, तो ये तो हो गया क्या हुआ। अब आते हैं कैसे हुआ पर। मतलब कौन से हथियार इस्तेमाल हुए, ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। अमेरिका ने इसमें अपने कुछ सबसे एडवांस्ड हथियार इस्तेमाल किए हैं। खास तौर पर 3 नाम सामने आते हैं। कौन कौन से? एक तो था B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। हाँ, ये तो सुना है, स्टेल्थ वाला। बिल्कुल, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। दूसरा था GBU-57 MOP बॉम्ब। MOP, ये क्या है? MOP मतलब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये बहुत भारी, करीब 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बॉम्ब है। 30,000 पाउंड? बाप रे। हाँ, और तीसरा था टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें। अच्छा, टॉमाहॉक मिसाइलें। तो इन तीनों को ही क्यों चुना गया? मतलब B-2 काफी नहीं था क्या? अच्छा सवाल है। देखिए, हर हथियार का अपना एक रोल था। B-2 का काम था चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसना, उनके एयर डिफेंस से बचकर। स्टेल्थ की वजह से। हाँ, लेकिन फॉयडो जैसे ठिकाने, जो बहुत गहरे बने हैं जमीन के नीचे पहाड़ों में, हाँ, आपने बताया था। उन्हें तबाह करने के लिए आपको बहुत शक्तिशाली बम चाहिए जो अंदर तक घुस सके। यहीं पर ये GBU-57 मॉब काम आता है। वो जमीन में बहुत गहराई तक पेनिट्रेट कर सकता है। और रिपोर्ट्स थीं कि फॉर्डो पर 6 ऐसे बम गिराए गए। हाँ बिल्कुल, 6 मॉब बम। इससे अंदाजा लगता है कि फॉयडो को कितना महत्वपूर्ण और मजबूत माना जा रहा था। जबरदस्त। अच्छा, और फिर टॉमाहॉक मिसाइलें, उनका क्या काम था? देखिए, टॉमाहॉक मिसाइलें स्टैंड ऑफ वेपन है। हाँ। मतलब आप उन्हें दूर से, जैसे जहाज़ों या पनडुब्बियों से लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा। तो आपको अपने बेशकीमती जहाज जैसे B-2 को हर टारगेट के ऊपर ले जाने का खतरा नहीं उठाना पड़ता। हो सकता है टॉमाहॉक का इस्तेमाल बाहरी ठिकानों या एयर डिफेंस सिस्टम को दबाने के लिए किया गया हो। समझ गई। तो एक तरह से ये मिली-जुली रणनीति थी। बिल्कुल, स्टेल्थ बॉम्बर सबसे मुश्किल ठिकानों के लिए और स्टैंड ऑफ मिसाइलें बाकी कामों के लिए। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि कैसे उन्होंने स्टेल्थ और दूर से मार करने की क्षमता दोनों का इस्तेमाल किया। तो ये तो हुई हमले की बात, पर इसके फौरन बाद क्या हुआ? जमीन पर क्या असर दिखा? ईरान ने कुछ किया? हाँ बिल्कुल, फौरन ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने उत्तरी और मध्य इजराइल पर मिसाइलें दागी। ओहो। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन हमलों में कुछ लोगों की जानें भी गईं। तो मामला फौरन बढ़ गया। और दुनिया भर में क्या रिएक्शन था? मतलब बाकी देशों ने क्या कहा? जाहिर है, चिंता तो थी ही। ईरान ने इसे बिना उकसावे किया गया हमला बताया, और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे, उन्होंने इसे खतरनाक तनाव वृद्धि कहा। यानी डेंजरस एस्केलेशन। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कितना चिंतित था कि कहीं ये चीज और ना बढ़ जाए। शायद इसीलिए अमेरिका ने फिर अपने नागरिकों को भी निकालना शुरू कर दिया था इजराइल से, क्योंकि तनाव बहुत बढ़ गया था। हाँ, ये कदम ये दिखाता है कि अमेरिका को भी लग रहा था कि स्थिति और बिगड़ सकती है। देखिए, अगर हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, हाँ। तो ये घटना मध्य पूर्व में अमेरिका के सीधे इन्वॉल्वमेंट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। पहले अमेरिका सीधे टकराव से बचता था ईरान से। हाँ, प्रॉक्सी वॉर वगैरह चलती रहती थी। बिल्कुल, लेकिन ये सीधे ईरान की धरती पर हमला था। इसने पूरे रीजन की डायनामिक्स को, मतलब समीकरण को हिला दिया एक तरह से। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो अमेरिका ने B-2 मॉप बम, टॉमाहॉक मिसाइल जैसे एडवांस्ड हथियार इस्तेमाल करके ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर हमला किया। हाँ। और इसके जवाब में ईरान ने फौरन इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। एकदम सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, क्या? यही कि इस तरह की सीधी सैन्य कार्रवाई, वो भी इतने शक्तिशाली हथियारों के साथ, इसका मध्य पूर्व में जो शक्ति संतुलन है
और जो आगे की राजनीति है उस पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब शायद हमें धीरे धीरे ही मिलेगा।